हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट नंबर 5 मैथ्स एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। तो ये जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का हुआ था गाइज, इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी आपको आज की शिफ्ट में भी लग जाएगा कि 20 आउट ऑफ 20 नॉट अ बिग डील, ये स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सो गाइज, क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसे हमें सॉल्व करना है, ये सब कुछ सीखने के लिए एक तो ये लेक्चर सीरीज देख लो, दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बहुत ज्यादा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था इस शिफ्ट में, इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आया था। तो क्या कह रहा है कि एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेजेस। कहता है हर एक ऑस्ट्रेलियन, अगर ऑस्ट्रेलियन है तो 6 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ठीक है, ये एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, एंटोनी स्पीक 6 लैंग्वेज। अब एंटोनी कोई शख्स होता है, ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेजेस बोलता है, 6 लैंग्वेज बोलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है। और ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन नहीं भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। राइट, तो इतना अभी हमें पता है ना, इतना हमें अभी पता है। तो अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। कहता है एंटोनी इज एन ऑस्ट्रेलियन। क्या ये 100% ये ट्रू कंक्लूजन है? बोलोगे सर नहीं, तो ये इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई और भी हो सकता है जो 6 लैंग्वेजेस बोल सकता है। ठीक है, तो ऐसा हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कि बस सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ही 6 लैंग्वेज बोलता है। अगर क्वेश्चन में गिवन होता, स्टेटमेंट में गिवन होता कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन 6 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, तब हम कह सकते थे श्योरली कि एंटोनी एक ऑस्ट्रेलियन है। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये 100% कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है? people from other countries do not speak 6 language। अदर कंट्रीज का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि स्टेटमेंट में जो गिवन है ना, वही सच है, वही सच है, उसके अलावा सब कुछ गलत है, झूठ है, हम खुद कुछ नहीं मान सकते। तो ये पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दोनों इसको फॉलो नहीं करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ओके, चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पे सॉल्व करते हैं। बस इस लेटर सीरीज को देखो और इसका पैटर्न समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसका पैटर्न अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो अब हमें पता है कि यहाँ पे ओ ओ ओ एम एम यू एन आई सी ए टी ओ कुछ ये वाला लिखा है। ठीक है, कुछ ये वाला इतना सा लिखा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3-3 काटे गए हैं, दाएं बाएं से 3-3 लेटर्स काटे गए हैं। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे -3 हो रहा है। फिर इन दोनों को कंपैरिजन करो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं 2-2, ओ के इस साइड 2 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे टी है ना, तो ठीक देखो टी के इस साइड भी यहाँ पे 2 ऐड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है। देन यहाँ पे ऐसी सीरीज चलती रहेगी, +3 यहाँ पे फिर सॉरी -3 हो जाएगा। देन यहाँ पे फिर +2 ऐड हो रहा है, और एट द एंड यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा तो उसमें क्या होएगा, उसमें -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा था? हमारे पास बचा था COMM, राइट, COMM UNIC ATI, यही बचा था ना। बस 3-3 अब हमें काटने हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो आंसर शुड बी व्हाट? MUNIC। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते ही हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। बताओ, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मगज में तो अच्छे से आ रहा है ना। तो आपको एक टाइम पे मुझसे पढ़ने के बाद ये जरूर फील आएगा कि बस शायद सर हमें पेपर ही लीक करा के दे रहे हैं, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एग्जाम में मिल जाएंगे। आई बात समझ? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला बनाओ। अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको हमें डिकोड करना होता है। देन उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। $Q, $, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्या कहता है? मीन्स पहला इज द सन ऑफ दूसरा। ठीक है, मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, दैट मीन्स P इज सन ऑफ Q। ठीक है, समझ में आ रहा है ना।
तो क्यों यहाँ पे रहेगा, ये सन है किसका, पी का। अब पी मदर भी हो सकती है, इसका फादर भी हो सकता है, जेंडर अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, चलिए जी। देन हमारे पास क्यू के बाद, इस क्यू लेटर के बाद हमारे पास हैश है। तो हैश देखो, हैश हमें क्या बता रहा है कि पहला दूसरी की वाइफ होती है। ठीक है, पहला मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो यहाँ पे क्यू इज द वाइफ ऑफ आर। हाउ है, एक मिनट, हमने गलत, मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि पी इज द सन ऑफ क्यू। हाँ, पी सन है क्यू का, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत किया था। पहला दूसरे का सन है, क्यू का सन है। क्यू का जेंडर अभी हमें पता नहीं है, तो क्यू खुद वाइफ है किसकी, आर की। ठीक है, यानी कि अब की क्यू का जेंडर फीमेल है, क्योंकि ये वाइफ है, इसकी शादी हुई है किसके साथ, मेल के साथ, यानी कि उसको हम ट्रायंगल में बंद करेंगे, ट्रायंगल में बंद करेंगे। बताओ, इतना समझ में आया ना? ओके, देन हमारे पास अगेन यहाँ पे डॉलर का साइन है, देन उसके बाद एस। डॉलर का साइन होगा तो मीन्स पहला दूसरे का बेटा होता है, यानी कि ए इज द सन ऑफ बी, मीन्स आर इज द सन ऑफ एस। आर क्या होगा, सन होगा किसका, एस का। ठीक है, बस ये हो गया फैमिली ट्री, राइट? नाउ हाउ इज एस रिलेटेड टू पी इफ एस इज अ फीमेल? ठीक है, अगर एस एक फीमेल है तो सर्कल में बंद करेंगे, तो हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो ये किस तरीके से इसके रिलेशन में है। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि पी एक लड़का है, उसके पापा आर है, उसकी मम्मा एस है, तो ये एस इस पी का क्या लगती है, ग्रैंड मदर लगती है। ठीक है, क्या लगती है, ग्रैंड माँ लगती है, ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट, what is the difference between a discount of 20% on rupees 25,000 and two successive discounts of 14% and 6% on the same amount? दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन। पहला मेथड हो गया वे वन। ठीक है, वे वन से हम ये सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास सक्सेसिव रेशियो मेथड होता है। ठीक है, सक्सेसिव रेशियो मेथड होता है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। ठीक है, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। इनिशियल और फाइनल के क्या लेगी, बाय मेरे रेशियो लेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, पूरी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करो। पहला डिस्काउंट ये देता है 14%। ठीक है, यानी कि 50 से हुआ होगा, यानी कि 100 पे 14 कम माइनस 50 पे 7 कम, यानी कि 50 से 43। देन 6%, यानी कि हम कहेंगे 50 से रहा होगा कितना, 47। तो बस इनिशियल अभी हम देखेंगे 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500, और 43 इंटू 47 कितना होता है। तो आप बताओगे सर ये तो मुश्किल है, अभी तो हम कैलकुलेशन में फंस गए है ना, ऐसा ही बताने वाले हो ना, लेकिन वो कोई मसला ही नहीं है। तो वो कितने निकल के आ जाएगा, सिंपली वो निकल के आ जाएगा 2021। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इतना ही निकल के आ जाएगा। अब ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट्स हमें मिले, लेकिन यहाँ पे 25,000 है, तो क्या करना है, बस सिंपली तो करना है, क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम कहेंगे 110 चिपका दो। ठीक है, 110 चिपका दो, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इतनी थी और फाइनल इतनी रहेगी, यानी कि हम कहेंगे कि डिस्काउंट जो मिला, डिस्काउंट जो हमें मिला वो कितना मिला बेटा, वो हमें मिला, देखो इसको गौर से देखो, तो हम बोलेंगे 4,790 रुपए, ये हमें डिस्काउंट मिला। ओके, और एक डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है 20% का, एक डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है 20% का, तो 20% ऑफ, या हम कहेंगे 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, या सिंपली कहेंगे 20% ऑफ 25,000, वो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 5,000। कितना, 5,000, राइट? तो अब आप यहाँ पे खुद देखो, ऑब्जर्व करो कि 5,000 यहाँ पे डायरेक्ट डिस्काउंट है, और यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इतना डिस्काउंट होता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई मेरे, डिफरेंस तो ₹210 का डिफरेंस आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई बात समझ? ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इससे भी जल्दी हो सकता है, लेकिन वही बात है कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। आई बात समझ? तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी। देखो, पहला डिस्काउंट है, इनको डायरेक्ट 20% है ना। दूसरा, अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे, तो वो मैंने आपको क्या बताया कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस
पहला इंटू दूसरा, एक मिनट, 14 इंटू सिक्स डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो वो कितना निकल के आ जाएगा, वो कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे सर 19.16, तो इनका डिफरेंस देखो तो कितना है, आप बोलोगे सर 0.84%, तो परसेंट मतलब 100, डिसमल खत्म करने के लिए और दो जीरो लगाएंगे और किसका निकालेंगे, 25,000 का निकालेंगे, 25,000 का निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, अब कैलकुलेशन करोगे तो आराम से आपको 210 आंसर निकल के आ जाएगा। बता भाई मेरे, ये जो सेकंड वे है ये आपको थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा अभी, लेकिन बिलीव मी कि ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड्स में ये सॉल्व हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये आपको लेंथी इसलिए अभी लग रहा है क्योंकि मैं लिख रहा हूं। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये वाला सवाल बताओ। कहता थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 19:21:23 if the difference between thrice the third number and the sum of first and second number is 841, find the difference between the first and third number। बस मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। ओके, तो चलिए जी, तीन नंबर्स इस रेशियो में 19:21:23 है, तो है, ठीक है। ओके, कहता है अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इसको अप्रोच करेंगे और फोड़ देंगे। कहता है इफ द डिफरेंस, हमें डिफरेंस लेना है, हमें डिफरेंस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्ट, किसका किसका, थ्राइस द थर्ड नंबर, थ्राइस द थर्ड नंबर यानी कि ये 23 का 3 हिस्सा, और डिफरेंस किसके साथ करना है हमें, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज 19, सेकंड इज 21, तो वो कितना है भाई मेरे 40, तो वो कितना निकल के आ जाएगा भाई मेरे, वो 3 इंटू 23 कितना होता है, आप बोलोगे सर 84 होता है, 3 3 9 69, हाँ, सो 69 माइनस करेगी 40 इज इक्वल टू कितना रहेगा 29। अब ये क्या है भाई मेरे, ये यूनिट्स है, क्योंकि यहाँ पे ये 19x होता है, 21x होता है, 23x होता है, सो 29 यूनिट्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 841। हमें निकालनी किसकी है, अब हम देखेंगे निकालनी किसकी है। कहता है फाइंड द डिफरेंस, एक मिनट, हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस, ये हमें 4 यूनिट्स की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये हमें निकालनी, बस सिंपल सा है, कैसे करेगी, 841 को डिवाइड करेगी जो हमें गिवन है कितना 29, और मल्टीप्लाई करेगी जो हमें निकालना है, क्या निकालना है 4 यूनिट्स की वैल्यू। अब 29 का परफेक्ट स्क्वायर 841 होता है, यानी कि 29 इससे 29 टाइम्स जाएगा, सो आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी व्हाट 29 इंटू 4, 30 इंटू 4 माइनस करो फिर 29, ठीक है ना, या हम कहेंगे सॉरी 29, 30 इंटू 4 माइनस करो 4, या सीधा करो 4 9 36, 3 फॉरवर्ड, 4 2 8 प्लस 3 11, बस इतना आंसर आ जाएगा। आई बात समझ, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम, फिर भी लग रहा है 30 सेकंड्स में शायद पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना, लेकिन बट दिस इज पॉसिबल, हो जाएगा। कहता है द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 65 एम्प्लॉइज इज 87 kg, बस हर बार मैंने आपको एक ही मेथड बताया ऐसी क्वेश्चंस का कि 65 अगर एम्प्लॉइज है और उनका एवरेज अगर 87 kg है, राइट, जैसे जैसे कहता है वैसा वैसा करो। इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, अब एक मैनेजर का वेट हम इंक्लूड करते हैं यानी कि +1 एक और आदमी यहां से आ जाता है, ठीक है, तो 65 पहले थे, अब कितने हो जाएगी 66 हो जाएगी। देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg, एवरेज अब इंक्रीज होता है 1 kg से, पहले अगर 87 था अब एक ज्यादा, यानी कि अब कितना होएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये पूछेगा कि जो नया ये आदमी आ गया, मैनेजर आ गया, तो इसका वेट बताइए, तो मैंने आपको क्या बताया क्या करना होता है, इस 65 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस 88 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 65 इंटू 1 क्या होता है भाई मेरे, 65 इंटू 1 प्लस करेंगे क्या 88 इंटू 1, 88 इंटू 1, तो वो वही है 65 प्लस 88, बताओ कितना आ जाएगा 153, और 153 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कौन आपको इतनी आसानी के साथ बताएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन पर ये बेस्ड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट
दैट इज नॉट करेक्ट, ये एक्चुअली परसेंटेज पे क्वेश्चन आ गया है। कहता है आफ्टर 6210 liters of petrol was poured into the tank, it was still 15% empty. What is the total capacity of the tank in liters? तो भाई मेरे कैपेसिटी अगर हम किसी भी चीज की देखते हैं ना, कैपेसिटी यहाँ स्पेलिंग पे मत जाना, कैपेसिटी हमेशा क्या होती है भाई मेरे 100%। ठीक है, तो कहता है जब हमने 6205 लीटर्स हमने किसी टैंक में डाले तो वहां पे 15% एम्प्टी रहा, वहां पे 15% खाली रहा, खाली जगह रही 15%। ठीक है, तो फिल कितनी हुई होगी? आप बोलोगे सर 87%, आप बोलोगे सर 85%, नॉट 7, 85% फिल हुई होगी। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी है, ये वाली कैपेसिटी निकालनी 100% की कितनी है। तो क्या करोगे भाई मेरे, ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम सिर्फ इतना सा करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6205 डिवाइड करेंगे 85 से क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। ओके, सो 20 से तो नहीं कटेगा, तो 5 से काट लो, 5 से 20 टाइम्स 5 से ये 17 टाइम्स, राइट। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा, अब 17 से इसको कैंसल आउट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 20 से, देन आपको 7300 आंसर निकल के आ जाएगा। बताओ भाई मेरे, अगर समझ में आया तो एक लाइक और एक मस्त सा कमेंट में बता देना कि सर मस्त है, जबरदस्त है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। अब दो आदमी होते हैं यहाँ पे, फिलिप इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज रॉय एंड टुगेदर दे कैन फिनिश द सेम वर्क इन 50 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल फिलिप अलोन फिनिश द सेम वर्क? ओके, देखो भाई मेरे, एक होता है हमारे पास फिलिप साल्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास जेसन रॉय, राइट। तो अब देखो इनकी इफिशिएंसी का रेशो अभी हमें पता है। कहता है कि अगर रॉय 1 यूनिट काम करता है तो फिलिप साल्ट 2 यूनिट काम करेगा सेम टाइम में, गिवन टाइम में। ओके, तो मैं बोलता हूं कि पूरे दिन अगर ये दोनों काम करेंगे तो टोटल क्या ये कुल मिलाकर 3 यूनिट काम नहीं करते, 3 यूनिट काम करते। तो कहते हैं दोनों अगर काम करेंगे तो वो कोई काम है जो कितने 50 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ 3 × 50 यानी कि 150 यूनिट्स हमारे पास है टोटल वर्क? बताओ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ जी बता सकते हैं। नाउ अभी हम बता सकते हैं कि क्या हालात हाजिरा है। कहता है इन हाउ मेनी डेज विल फिलिप अलोन फिनिश द सेम वर्क। अब अगर फिलिप खाली अकेले में काम करेगा, अभी हमें पता है कि फिलिप की एफिशिएंसी 2 यूनिट, वो 2 काम करेगा एक दिन में, और टोटल काम उसको करने 150, तो कितने दिन लगेंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा बच्चा, बिहार का बच्चा भी कहेगा कि इसको 75 डेज टाइम लग जाएगा। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाओ 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 बनाओ, खुद बनाओ। How many seconds will a train take to cover a distance of 5015 meters if it runs at a speed of 306 किलोमीटर पर आवर? बस सिंपल सा कंसेप्ट है। कहता है अभी हमें टाइम निकालना है, इन सेकंड्स में निकालना है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज व्हाट? 5015 किलोमीटर। ये करता है किस स्पीड से? 306 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है क्योंकि टाइम को हमें सेकंड्स में पूछा गया है। तो क्या करेंगे? 15/18 से डिवाइड करेंगे। बताओ ना, होता है कि नहीं होता है? बस काटो यहाँ से 9 से 2 बार, 9 से यहाँ पे 3 बार, सो फिर 9 तिया 36, 9 चुके 36। ठीक है, बस फिर से काट लो, पीट लो, ठीक है, कुछ भी करो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर वैसे क्या निकल के आ जाएगा, देखो भाई मेरे, 5015। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से 17 बार, 34 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा? 17 × 5 आ जाएगा, और ऊपर ये है। बस इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, अब डिवाइड तो आता है ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, तो कितने लग जाएगी? 59 सेकंड्स। ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ। बता भाई मेरे, ये वाला सवाल।
Average of 11 consecutive numbers is 572. If the average of first 5 numbers is 569 and the average of last 5 numbers is 575, find the middle number. 2-4 बार हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपको आज तक समझाया है, फिर भी समझाता हूँ, बर्दाश्त कर लेते हैं। देखो भाई मेरे टोटल हमारे पास 11 नंबर्स, ये हो गए पहले 5 नंबर, ठीक है, और ये हो गया बीच वाला नंबर, ठीक है, और ये हो गए आखिरी 5 नंबर, आखिरी 5 नंबर, राइट, ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। कितना इनका एवरेज है 569 नहीं 572, 572 को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। ओके, कहता है पहले 5 फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज है 569, 569 572 से कितना कम है, तो आप बोलोगे -3 कम है, तो यहाँ पे -3 करेंगे। सो 5 ऑब्जर्वेशंस है, यहां से पहले -3 कम करेगी तो सम पे इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर -15 पड़ जाएगा। आई बात समझ? ओके, नाउ देन द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 575, बस 3 ज्यादा है ना इससे, 575 572 से कितना ज्यादा, 3, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी तो सम पे इफेक्ट क्या पड़ना है, टोटल पे, टोटल पे, ये सम नहीं मतलब टोटल पे इफेक्ट क्या पड़ना है, 15, ठीक है। अब देखो भाई मेरे, जो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा ना, जो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा इनका और इनका, वो इसके साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव में मिलेगा तो पॉजिटिव में ऐड करेंगे, इसको ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव में मिलेगा तो नेगेटिव में इसको ऐड हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है, 15 से 15 खत्म होता है तो डिफरेंस यहाँ पे 0 है, वही इसके साथ ऐड होगा, यानी कि 572 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ, इससे आसान पूरी दुनिया में आपको कोई तरीका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कहता है द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 5:6:11। ओके, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने मतलब उस हिसाब से। तो इनके सैलरी का रेशियो 5, 6, 11। अब x x आप लिखो 5x 6x 11x, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं x का नाम नहीं लेता हूँ। ओके, चलिए, इफ देयर टोटल सैलरी इज 2706, फाइंड सैलरी रिसीव्ड बाय सी। अब देखो यहाँ पे टोटल में अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो कितना है भाई मेरे, आप बोलोगे सर टोटल तो सिंपल है, हमारे बाएं हाथ का खेल है, 22 यूनिट्स है, ठीक है, और इस 22 यूनिट्स की वैल्यू हमें टोटल में कितना है, 2706, ये क्या है, रुपीज। ओके, तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड सैलरी रिसीव्ड बाय सी। सी की सैलरी, सी सैलरी कितनी यूनिट्स है, 11 यूनिट्स है, बस 22 से 11 की मतलब दोनों साइड से 2 से डिवाइड करो तो 2706 का आधा होता है 1353 रुपए। 1353 1353 इज द करेक्ट आंसर। बस बता भाई मेरे, की हाल चाल है, समझ में आ रहा है ना, यही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए गॉट 624 मार्क्स एंड बी गॉट 468 मार्क्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स। ओके, तो कहता है ए के मार्क्स बी के मार्क्स के कितने परसेंट है, वही हमें निकालना है। बस सिंपल सा है, क्या करेगी, 468 डिवाइडेड बाई 624 इनटू करेंगे 100। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है तो बहुत ही बदनसीब बच्चे हो आप, ठीक है, बाकी में कुछ नहीं कहूंगा। नेक्स्ट, A and B can do a piece of work in 28 days while C and D can do the same work in 84 days. In how many days will A, B, C, D do it together? Okay. कहता A और B किसी काम को कर सकते हैं 28 दिन में, और यदि C और D उस काम को करेंगे तो उनको लगते हैं 84 डेज, ठीक है। तो एलसीएम अब हम लेते हैं टोटल वर्क को निकालने के लिए, क्योंकि हमें एक्स से डर लगता है ना। तो चलिए जी, अब 28 का 84 3 टाइम्स है तो एलसीएम तो 84 ही आ जाएगा का, ठीक है। अब इफिशिएंसी निकालेंगे, ए और बी की इफिशिएंसी 84 डिवाइड बाई 28, यानी कि 3 यूनिट ये काम करते, यानी कि 84 कुर्सी बनानी है, 3 कुर्सियां एक दिन में ए और बी मिलकर बनाते हैं, और सी और डी मिलकर कितने बनाएंगे, एक कुर्सी। 84/84 इज 1। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, कहता अगर ए बी सी डी
चारों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो पहले देखेंगे हम एक दिन में कितना करेंगे। तो ए और बी एक दिन में 3 करता है, सी और डी एक दिन में 1 करता है, तो कुल मिलाकर 4 काम करते हैं ये एक दिन में, ठीक है। 1 डे वर्क इज 4 यूनिट्स और टोटल कितने करने 84 यूनिट्स। बस काटो पीटो आंसर 21 डेज आ जाएगा, यानी कि 21 डेज इनको टाइम लग जाएगा। बताओ कोई शक? नेक्स्ट तो कुछ नहीं है, बस रिपीट ही हुआ है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। बाय सेलिंग a table of 3840 a shopkeeper loses 20%, at what price should he sell it to gain 20%? बस सिंपल सा है। अब रेशो मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे? रेशो फ्रैक्शन मेथड से। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। पहले ये लॉस मतलब जब ये बेचता है 3840 पे बेचता है, पहले लूज करता है 20%, यानी कि 5 पे 1 कम, यानी कि 4 में बेचा होगा। अब इसको प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में ये बेचेगा, तो 20% गेन मिलना चाहिए, यानी कि 5 पे 1 ज्यादा, तो कितना 6। तो सीधा डायरेक्ट आंसर 5760 निकल के आ जाएगा। एक मेथड। दूसरा मेथड, ठीक है। जब ये इस आर्टिकल को 3840 रुपीज पे बेचता है, तब इसको 20% लॉस हो जाता है, यानी कि 100% अगर टोटल प्राइस से 20% लॉस है, दैट मीन्स 80% ऑफ सीपी इसका सेलिंग प्राइस रहा होगा। लेकिन अब इसको यदि इसको 20% कमाना है, यानी कि एक तो सीपी वापस आ जाएगा और एक्स्ट्रा 20%, यानी कि 120% में बेचेगा, है ना। अब देखो बात वहीं पे अटक जाएगी। 26,000 24,000, ओके। तो कितना रहा 3840 डिवाइड करेगी 4 से, मल्टीप्लाई करेगी 6 से, तो अगेन आंसर विल बी व्हाट 5760। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बताओ कोई शक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय 9, ओके। तो हमारे पास एक नंबर है 643,307। इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस तरीके को हम नहीं करते, क्योंकि हमने एग्जाम में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए हैं, तो हम इस तरीकों से नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे। क्या करेंगे, सम निकालेंगे। किसका? इन डिजिट्स का। क्या है 6 + 4 + 3 + 3 + 0 + 7 इज इक्वल टू व्हाट? 6 4 10, 6 6 16, तो हो गए 24 23। 23 को 9 से डिवाइड करेगी तो 18 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा 5, और यही इसका आंसर होगा। आप इसको इससे भी ज्यादा कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। कैसे? देखो 643,307 है, 9 से इसको डिवाइड करना है। जहां जहां आपको 9 या 9 का मल्टीपल लगेगा ना, उसको खत्म करो, ठीक है। अब देखो 6 तो 3 कितने हो गए 9, बोल जाओ, ये तो कटना है, ठीक है। ओके 9, फिर यहां पे 7 तो 2, जहां से ये 3 है ना, तो ये 2 + 1 लिख सकते हो ना इसको। 7 2 हो गए, 9 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां से 1 बच जाएगा, तो वो 5 के साथ मिल जाएगा। तो लेकिन 5 तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। यही 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 हो गए 2 तरीके। ये हो गया हमारा वे वन, ये हो गया हमारा वे 2। अब मैं आपको बताऊंगा वे 3, तीसरा मेथड। चाहे आपको कोई भी आता हो ना, आप एग्जाम में अच्छा करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्या है वे 3? हम सम निकालेंगे। सम हमें 23 मिला, लेकिन सिंगल डिजिट तक ले जाएंगे। 23 का फर्दर डिजिटल सम निकालेगी तो 5। जो आपको डिजिटल सम मिलेगा वही इसका आंसर होता है 9 के केस में, 9 की डिविजिबिलिटी में। आपको हमेशा जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे ना, जब डिजिटल सम निकालोगे, तो या तो आपको 9 मिलेगा या तो 9 से छोटा मिलेगा, ठीक है। अब 9 अगर मिला, 9 अगर डिजिटल सम मिला तो रिमाइंडर 0 है, और 9 से छोटा जो आपको डिजिट मिलेगा डिजिटल सम मिलेगा, ठीक है। क्या है ये? डिजिट सम, ठीक है। डिजिट सम, यहां पर भी डिजिट सम करना है हमें पहले, डिजिट सम। और किन का डिजिट का सम करना है? जो आपको गिवन है 643,307, ठीक है। इनका डिजिट सम 23 का 5 9 से छोटा, तो यही आंसर है, यही रिमाइंडर है। नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस सीरीज। टर्म्स क्या है हमारे पास? 62 है, 72 है,
फिर हमारे पास क्या है 92, फिर हमारे पास एक मिसिंग टर्म है, देन उसके बाद 162 है, देन उसके बाद 212 है। बताओ यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो 10 ऐड हो रहे, फिर यहाँ पे कितने हो रहे, 20 ऐड हो रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो कितने ऐड होंगे, इस पैटर्न के हिसाब से तो 30 ही ऐड होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 40 ऐड होनी चाहिए, या अगर यहाँ से हम वापस आ जाएंगे, यहाँ से अगर हम वापस आ जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट 40 होनी चाहिए, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट 60 होनी चाहिए। कहाँ 112 से 161 तक। तो आंसर जो हमारा होगा, अभी आपने बहुत सारों ने ये सॉल्व भी किया होगा, आंसर हमारा होएगा 92 प्लस 30, या फिर और क्या 162 माइनस 40, ठीक है। दोनों तरीकों से आपको आंसर 122 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बताओगे सर इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, भाई समझाने के लिए, बाद में आप मुझे कॉल करते हो कि आप सर ज्यादा तेज पढ़ाते हो, है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो होती है मुझे भी। इन a certain code language, learn life lessons is written as lumaku lessons are good। अब लेसन कॉमन है ना, तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको देखो, यानी कि लेसन का मतलब होता है मा, एम ए मा। ओके, नाउ पहला और तीसरा देखेंगे, लीड गुड लाइफ, लाइफ, तो लाइफ और लाइफ कॉमन है, तो पहले और तीसरे में कॉमन देखो यहाँ पे क्या है, लो, एल ओ लो, यानी कि लाइफ का मतलब है एल ओ लो, ठीक है। हमें किसका पूछा गया था, जा का, ठीक है, निकालेंगे हम, कोई मतलब नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके, दूसरे और तीसरे में कंपेयर करो तो गुड और गुड कॉमन है, और यहाँ पे दूसरा और तीसरा में क्या कॉमन है, पाई एंड पाई, ठीक है, यानी कि गुड का मतलब है पाई। ओके, इतना क्लियर है ना। ओके, अब आप ही करो, मैं नहीं करूंगा, मैं थक गया। यार लिखो ना, जा का मतलब सीधा लीड होगा ना, ये देखो ना, ठीक है। अब ये इसको मैं मिटाऊंगा, जा का मतलब क्या होएगा, लीड होएगा, जा, जे ए का मतलब LEAD, आंसर। हम्म, बना ये वाला सवाल, बना बना बना, बना जल्दी फटाफट बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6, कौन सा नंबर इसमें डिविजिबल बाय 6 से होगा, 6 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर ऑप्शंस को भी हम देखेंगे तो तीनों ऑप्शन कट जाते, चेक करने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल है नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ इज व्हाट 2 एंड 3। 2 और 3 से जो नंबर 2 और 3 से कट जाएगा ना, वो 6 से भी कट जाएगा, ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या है, कि यूनिट डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होनी चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, है ना, ये आपको पता है। तो इन ऑप्शंस का यूनिट डिजिट देखो ना, यहाँ पे 5 है, 3 है, 1 है, ये तो तीनों की तीनों ऑड है, 2 से तो नहीं कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी हमें नहीं पता, लेकिन 2 से नहीं कटेगी, तो अब से किससे कैसे कटेगी फिर, तो एक ही ऑप्शन टिक कर सकते थे आप ऐसे एग्जाम में। आई बात समझ। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, फटाफट बनाओ। ये क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में आया हुआ है, रिपीटेडली आ रहा है, तो बस ज्यादा इसमें सोचने की कुछ जरूरत है नहीं। कोई आदमी है, वो वेस्ट की तरफ चलता है, कितना 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ चलता है, चला ये 9 किलोमीटर, ओके ठीक है भाई मेरे, मैं समझ गया। ओके, now यहाँ से राइट टर्न लेता है, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाता है, तो यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा, और कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है। देन उसके बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन ये कहाँ चल रहा होता है, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। सपोज ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये यहाँ पे पॉइंट डी है, ये इसकी डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन तक ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे सर 7 किलोमीटर, और हमें ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी कि दिस इज x किलोमीटर,
ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो मैंने आपको बताया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है 9 12 15। ये क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट कहां से आया है? बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट से आया है, 3 4 5 से। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको दिख रहा है। मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा। अब अगर नहीं पढ़े हो तो क्या करना है? देखो भाई मेरे, ये डिस्टेंस जो है AC, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, AC करोगे तो AC इज व्हाट? इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में नहीं करी, 81 प्लस 12 कितना होता है? 81 प्लस 144 यानी कि 225, और 225 का मतलब होता है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे सर 15 का। किसका है? 15 का। तो स्क्वायर और रूट खत्म। अब AC का मतलब क्या है? AC का मतलब क्या है? AC का मतलब है 7 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर, 7 प्लस x। ठीक है, कितना मिला? 15। तो x की वैल्यू 7 को उस पार ले लो, 8 आंसर। ये बेसिक है भाई, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। Select the appropriate set of sequence of mathematical operators to replace star sign in the following equation and hence to balance it. बस कुछ नहीं है। अभी हमें 60 है, फिर हमारे पास स्टार साइन है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास स्टार साइन है, 5 है, फिर 4 है, देन उसके बाद हमारे पास अगेन स्टार साइन है और 48। जैसे हम ऑप्शन को गंदी नजर से देखते हैं, जैसे हम ऑप्शन में गंदी नजर दोहराते हैं, तो हमें पता चलता है कि लास्ट भी इक्वल टू साइन है हर एक ऑप्शन में। तो इतनी बात कन्फर्म है कि इसकी जगह तो इक्वल ही आना है। अब अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को उठाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कह रहा है? पहला लिखो, फिर प्लस 5 करोगे और मल्टीप्लाई 4 करोगे। अब देखो 5 चुके 20, 20 प्लस 60 कितना होता है? 80 होता है, लेकिन यहाँ पे 48 है तो सेटिस्फाई नहीं करा इसने, तो इसको हम काटेंगे। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन उठाओ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन वो हमें क्या कह रहा है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 60। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, अब देखो यहां से हमें देगा 12 चुके कितना है? 48। ये इस चीज को सेटिस्फाई कर गया, LHS RHS के इक्वल मिल गया, कंडीशन सेटिस्फाई। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आंसर। बताओ। कोई दिक्कत? तो अब आपको क्या लगा? बताओ, सच में बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना भाई। ठीक है, आपको लगा होगा कि यस 20 आउट ऑफ 20 पॉसिबल है। अच्छा, आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे ना, आप 100% स्कोर कर लोगे। मैं एक कंबाइनड कोर्स लेके आ रहा हूं, मैं एक कंबाइनड कोर्स लेके आऊंगा बहुत ही कम प्राइस पे। ठीक है, कंबाइंड कोर्स में हम क्या करेंगे? आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स है, स्पेशली अपकमिंग कौन से एग्जाम्स? JKSSB एग्जाम्स, JKSSB एग्जाम्स। ठीक है, उनमें जो श्योर शॉर्ट कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, क्या कॉमन टॉपिक्स रहते हैं, चाहे मैथ से रहते हैं या रीजनिंग से रहते हैं, उसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद क्या? उसके बाद 100% मेरी तरफ से गारंटी है, गारंटी है कि अब आपको जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि सर ने हमें तो एक टाइप से पेपर ही आउट करके दे दिया, इतना आप स्कोर करोगे। 100% फुल गारंटी। बात करेंगे कोर्ट केस की, तो खुदगर्ज लोग, खुदगर्जों की दुनिया में हम फंस गए, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। ठीक है, और अभी प्रीपोन के लिए भी कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ नहीं आ रही है उनके इंटेंशंस क्या है। हालांकि हर कोई चाहता है, डिजर्विंग एस्पिरेंट्स की बात करेगी तो वो चाहते हैं कि एग्जाम हो और फेयर सिलेक्शन हो जाए, ट्रांसपेरेंसी से हो। लेकिन अब ये केस खत्म क्यों नहीं कराना चाहते, मुझे समझ नहीं आती है। मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में, हम उसकी पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।